डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, आज का जो हमारा पूरा पोर्शन रहेगा वो सारा का सारा डेटा बेस्ड रहेगा, क्योंकि डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर का मतलब ही होता है कि पॉपुलेशन से रिलेटेड जो डेटाज हैं हम उनको, जितना भी कंट्री का एक पॉपुलेशन है उससे रिलेटेड जो भी स्टैटिस्टिकल डेटा हम कलेक्ट करते हैं वो सारा कहलाता है डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर। इस डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जो स्टैटिस्टिकल स्टडी ऑफ पॉपुलेशन है उसको हम बोलते हैं डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर, एंड इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। हेल्थ से रिलेटेड जो हमारे पास में डेटा कलेक्ट करेंगे उनको हम डालेंगे, जैसे इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट है, बर्थ रेट है, डेथ रेट है, मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट है, एज, जेंडर। क्या आप लोगों को इनके बारे में इंफॉर्मेशन है? तो इसके बारे में डिटेल बताने की तो ज़रूरत नहीं है। देन इसी तरीके से एजुकेशन से रिलेटेड जो डेटाज कलेक्ट किए जाते हैं, लिटरेसी रेट, एलिमेंट्री एजुकेशन रेट, रेट ऑफ ड्रॉप आउट्स। देन इनकम से रिलेटेड भी डेटाज होते हैं। तो मेनली हम इन्हें 3 ही पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, हेल्थ से रिलेटेड डेटाज, एजुकेशन से रिलेटेड डेटाज एंड इनकम से रिलेटेड। ये तीनों टाइप के जो डेटाज होते हैं ये गवर्नमेंट को अलग अलग पॉलिसीज फ्रेम करने में हेल्प करते हैं। जैसे हम सबसे पहले हेल्थ के डेटा के बारे में बात करें तो गवर्नमेंट का एक मेजर जो रोल रहता है वो, या हम ये कह दें जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है वो टुवर्ड्स हेल्थ ऑफ द पब्लिक। अगर पब्लिक वेल मेंटेन्ड होगी, उसका स्किल डेवलप्ड होगा, तो उस सिचुएशन के अंदर ह्यूमन रिसोर्स बहुत अच्छा होता है और कंट्री बहुत तेज़ी के साथ में ग्रोथ करती है, ग्रो भी उनकी बहुत तेज़ी के साथ में होती है। तो हेल्थ एंड जो एजुकेशन से रिलेटेड डेटा है ये इम्पॉर्टेंस प्रोवाइड करता है, इम्पॉर्टेंट होता है वहाँ पर जहाँ हमें ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करना होता है। वहीं पर जो हमारे तीसरे नंबर के जो डेटाज थे वो इनकम से रिलेटेड जो डेटाज हैं ये गैप को फाइंड आउट करने में हेल्प करते हैं, कंट्री की पर कैपिटा इनकम को फाइंड आउट करने में हेल्प करते हैं, लिविंग स्टैंडर्ड कंट्री का क्या है उसे फाइंड आउट करने में हेल्प करते हैं। इसके आगे का हमारा जो भी पोर्शन जो डेटा कलेक्ट किया जाता है वो यूनाइटेड नेशंस स्टैटिस्टिकल डिवीजन के थ्रू कलेक्ट किया जाता है और वही इनको कंपाइल भी करते हैं, इनको ऑर्गेनाइज भी करते हैं और एनालाइज भी करते हैं। सेंसस 2011 हर 10 ईयर्स में डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हैं तो वहाँ पर सेंसस ही होगा जो पॉपुलेशन के बारे में सारा डेटा कलेक्ट कर रहा है। अब जब हम सेंसस की लेते हैं तो ये हर 10 ईयर्स में यहाँ पर पॉपुलेशन से रिलेटेड डेटा को कलेक्ट किया जाता है। जो लास्ट हमारे यहाँ पर सेंसस हुआ था वो 2011 में हुआ था, 2021 में ड्यू था पर ड्यू टू पेंडेमिक वो हो नहीं पाया था, एंड अब 2023 में हम प्लान कर रहे हैं कि ये डेटा कलेक्ट किया जाएगा पॉपुलेशन से रिलेटेड। अब census is a process of collecting, compiling, analyzing, evaluating, publishing and disseminating statistical data regarding population of a country। यानी कि पूरा जो भी हमारी कंट्री की पॉपुलेशन है उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन, डिटेल्ड इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का काम जो होता है वो सेंसस करता है। इट कवर्स डेमोग्राफिक, सोशल एंड इकोनॉमिक डेटा। जब हम डेमोग्राफिक की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर हमने हेल्थ एंड एजुकेशन, इकोनॉमिक डेटा में इनकम आ जाएगा एंड सोशल में हम कास्ट के बारे में बात करते हैं, जो भी अलग अलग कास्ट हैं उनको सोशल में कंसिडर किया जाता है। इट इज़ कंडक्टेड इन एवरी 10 ईयर्स। सबसे पहले जो स्टार्ट हुआ था वो 1871 में स्टार्ट हुआ था। देन सेंसस 2011 डेटा वॉज रिलीज्ड ऑन 31 मार्च 2011 बाय यूनियन होम सेक्रेटरी ऑफ RGCC। उन्होंने उस समय इसको किया था लॉन्च। Census 2011 was the 15th census of India and 7th census after independence. Then the motto of census, our census, our future। इस टाइम पर हमें जो डेटा कलेक्ट किया था उस डेटा को कलेक्ट करने के पीछे जो मोटिव था वो मोटिव ये था कि हम उसके बेस पर फ्यूचर को डेवलप करना चाहते थे। हम चाहते थे कि जो भी हमारे ड्रॉबैक्स हैं रिलेटेड टू पॉपुलेशन हम उसको दूर कर पाएँ। जैसे पॉवर्टी हम बहुत लंबे टाइम से फेस कर रहे थे, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम हम बहुत लंबे टाइम से फेस कर रहे थे, रिच एंड पुअर के बीच का जो डिस्पैरिटीज़ हैं उनको भी हम बहुत लंबे टाइम से फेस कर रहे थे। तो ये 3 मेजर प्रॉब्लम्स थी जिनको हमें रिमूव करना था। तो यही हमारा मोटिव था, आर सेंसस आर फ्यूचर। फिर आ जाता है रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस। अभी जिन्होंने उस समय किया था वो C चंद्रमौली थे, अभी जो हैं वो श्री मृत्युंजय कुमार हैं। टोटल पॉपुलेशन उस टाइम पर 121 थी
अभी क्योंकि सेंसस हो नहीं पाया है, पर अप्रोक्सीमेशन में हम बोल रहे हैं कि करंट में 141 के आसपास है। इंडिया इन सेकेंड रैंक पर है, सेकेंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है। 17.64 डिकेडल ग्रोथ है, हर 10 साल में हम 17.64 तक का ग्रो कर जाते हैं, एंड दैट इज अबाउट वन ऑस्ट्रेलिया। एक ऑस्ट्रेलिया की जितनी पॉपुलेशन है उसके अराउंड हम यहाँ पे डेवलप कर जाते हैं, और अब हम इसके बाहर निकल चुके हैं। इंक्रीज इन पॉपुलेशन ड्यूरिंग 2001 टू 2012 इज 181 मिलियन, इसके आसपास हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन ग्रो हुआ था। 2011 was held in 2 phases। हमेशा पॉपुलेशन के बारे में जो हम डेटा कलेक्ट करते हैं बहुत बड़ा लेवल पर डेटा होता है, तो इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। एक तो घर घर जाकर हम जब डेटा कलेक्ट करते हैं, दैट इज हाउस लिस्टिंग एंड हाउसिंग सेंसस, और फिर जो डेटा हमारे पास में आया है उससे हम जो एनालाइज करते हैं, उससे जो हम एन्यूमरेशंस करते हैं, वो सेकेंड पार्ट का पार्ट है। तो कब से कब तक चले? अप्रैल टू सितंबर 2010 एंड 9 and 28th February 2011. Then number of administrative units in census 2011. 2011 में कितने एरियाज को हमने कवर किया था? तो स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज मिलाकर 35 थे, डिस्ट्रिक्ट्स उस टाइम पर 640 थे, सब डिस्ट्रिक्ट्स जो थे वो 5924 सब डिस्ट्रिक्ट्स थे, टाउन्स 7936, विलेजेस 6.41 लाख उस टाइम पर थे, जिनके बारे में हमने सारा डेटा कलेक्ट किया था। फैक्ट्स अबाउट डिस्ट्रिक्ट्स। अब हम डिस्ट्रिक्ट के कुछ फैक्ट्स लेंगे। जब ये डेटा कलेक्ट हुआ तो हमारे पास में क्या क्या इंफॉर्मेशंस आई थी और क्या क्या फैक्ट्स आए थे, वो इन्हीं को हम फिर सिटीज यानी कि टाउन्स के बेसिस पर भी चेक करेंगे। थाने डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र इज द मोस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया। आई एम टॉकिंग अबाउट 2011, उस टाइम पीरियड की बात कर रही हूँ। तो उस टाइम पीरियड में जो थाने जो डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र का, वो सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट था। दिबांग वैली ऑफ अरुणाचल प्रदेश इज द लीस्ट पॉपुलेटेड। सबसे कम पॉपुलेशन जो थी वो अरुणाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट की थी। कुरुंग कुमे ऑफ अरुणाचल प्रदेश रजिस्टर्ड हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ऑफ 111.01%. Longling district of Nagaland registered negative population growth rate of -58.39. ये हमें ध्यान रखने की बात है कि नागालैंड की क्यों नेगेटिव थी। तो नागालैंड की नेगेटिव रहने के पीछे नेचुरल कैलेमिटी वाज द मेजर रीजन उस टाइम पर। अरुणाचल प्रदेश का जो यहाँ पे अगर हम बात करें तो अपने पॉपुलेशन ग्रोथ रीजन जो है वो पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं की गई थी, ये मेजर रीजन था। डेथ रेट्स कम थी एंड बर्थ रेट बहुत ज़्यादा थी वहाँ की। रेट तो थोड़ा सा भी चेंज होगा, कम थी पहले से, थोड़ा सा ऑलरेडी 10 लोग थे, 10 की जगह ऐसा भी हो सकता है। लोग ने रिलोकेट हुए, फिर पॉपुलेशन भी बढ़ी। बिल्कुल हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। Mahe district of Pondicherry was the highest sex ratio of 1176 females per 1000 male. यहाँ पे ही एक जगह पॉजिटिव था, फीमेल्स ज़्यादा हैं मेल के कंपैरिजन में, बाकी सब जगह कम है। Then Daman district has the lowest sex ratio 533 females per 1000 males. District of Mizoram has the highest literacy rate of 98.76%. Ali Rajapur of Madhya Pradesh is the least literate district of India with the figure of 37.22% only. Northeast Delhi has the highest density with the figure of 37,346 people per square kilometer. Dibang Valley has the least density of 1 person per square kilometer. एरिया के कारण भी डिफरेंस होता है ये। फैक्ट्स अबाउट सिटीज़ और डिस्ट्रिक्ट। अभी हमने डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात किया, अब सिटीज़ ले रहे थे। मुंबई सिटी ऑफ महाराष्ट्र इज द मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी इन द इंडिया। कपूरथला सिटी ऑफ पंजाब इज द लीस्ट पॉपुलेटेड। कोझिकोडे ऑफ केरला हैज़ द हाइएस्ट सेक्स रेशियो ऑफ 1093 फीमेल्स पर 1000 मेल। Then Bhiwandi city of Maharashtra has the lowest sex ratio of 709 females per 1000 males. Aizawl city of Mizoram has the highest literacy rate of 98.76%. Sambhal of UP
is the least literate city in India with the figure of 48% only. Northeast Delhi has the highest density with the figure of 37,346 people per square kilometer. कुछ बताना है? भिवंडी का इतना नीचे रहने का रीजन जो यहाँ पे ये बॉम्बे के पास है, बॉम्बे में ही है। हाँ जी, तो महाराष्ट्र हैज द लोएस्ट सेक्स रेशियो ऑफ 709 फीमेल्स पर 1000। मैं भी सर यहाँ पे है ना, ये यहाँ से माइग्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, तो लेबर क्लास ज़्यादा जेंट्स होते हैं, उस वजह से कैलकुलेशन तो वैसे होते हैं जो रजिस्टर्ड वहाँ के लोग हैं। यहाँ पे अपन रीजंस तो आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हैं ना, और बता रहे भी नहीं है यहाँ पर हम रीजंस क्या हैं। हम यहाँ पे सिर्फ जो हमारा डेटा है हम उस पर बात कर रहे हैं, क्योंकि माइग्रेंट्स कितने हैं क्या है ये सारी इन्फॉर्मेशंस उसमें नहीं है कि ये माइग्रेंट्स हैं, ये यहाँ के रेजिडेंट्स हैं, ये इन्फॉर्मेशन नहीं है। हाँ, जो डेटा है वो ये डेटा अवेलेबल है। अब ये रेशियो क्यों है, यह एनालिसिस का पार्ट है। दिस इज द पार्ट ऑफ एनालिसिस कि यहाँ पर रेशियो कम क्यों है। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट जो डेटा अवेलेबल है हमारे पास में। क्लियर? चलिए, क्योंकि वो एनालिसिस का पार्ट रहेगा तो वो वहाँ आएगा। चलिए, फीचर्स इंडिया, टॉप 3 स्टेट्स, बॉटम 3 स्टेट्स, अदर फैक्ट्स, ये सारी बारे में डिटेल है। एंड मतलब आज का पूरा पोर्शन यही डेटाज ही होने वाला है। एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट 1.64% है इंडिया का, और जिसमें टॉप 3 स्टेट्स जो हैं ग्रोथ रेट के बेसिस पर मेघालय, अरुणाचल प्रदेश एंड बिहार है। देन अगर बॉटम 3 स्टेट्स के बारे में हम बात करेंगे तो गोवा, आंध्र प्रदेश और सिक्किम है। अदर फैक्ट्स अगर इससे रिलेटेड हम डिस्कस करें तो 2001 और 11 एज मेनी एज 25 स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज विद अ शेयर ऑफ अबाउट 85% ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन रजिस्टर्ड एंड एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ लेस देन 2%। जो बाकी की जो ग्रोथ रेट थी वो लेस देन 2% थी। डिकेडल ग्रोथ रेट 17.6%, अभी पहले भी आ गया था ये। हाँ, थोड़ा सा बोरिंग होता है ये लेक्चर इस टाइप का, जो भी डेटा से रिलेटेड होता है, और इसमें हम सिर्फ डेटा पर ही बात कर सकते हैं, इसके अलावा हम और कुछ कर भी नहीं सकते हैं। कुछ होगा भी नहीं, पूरा डेटा ही चलता रहेगा अगर हम बात करें, और ये आपको पूरी की पूरी पीपीटी अवेलेबल भी हो जाएगी। एनालिसिस ओके जी, देखिए, हाँ, हमें ना कंपैरेटिव एनालिसिस करना पड़ेगा। अब जैसे अरुणाचल प्रदेश का ज़्यादा है, फिर हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे कि जैसे महाराष्ट्र के पास, अभी आपने खुद नहीं बताया कि जो भिवंडी है वो महाराष्ट्र के पास में, मुंबई के पास में ही है, और फिर ये डिफरेंस है। तो हमें ये देखना पड़ेगा, अगर हम बात करें तो मुंबई में तो ज़्यादा माइग्रेंट्स आएंगे एज कम्पेयर टू भिवंडी। ठीक है, अब भिवंडी में क्या इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुआ जिसके कारण वहाँ पर उस टाइम पीरियड में माइग्रेंट्स आए, और क्या हमने उस डेटा में माइग्रेंट्स को कंसिडर किया है? ये सारा एनालिसिस हमें उस डेटा के बेसिस पर करना पड़ेगा, और वो सब सेंसेस को हमें अपने हिसाब से लेना पड़ेगा। जो भी डेटा वहाँ पर है, माइग्रेंट्स का डेटा अलग मिलेगा हमें, क्योंकि सेंसेस ओवरऑल आएगा। तो माइग्रेंट्स कितने हैं उनका अपने, जैसे हम ये बोलते हैं ना कि जब हम वोट कास्ट करते हैं तो वोट कास्ट करते समय हमारा उसमें मेंशन्ड किया हुआ होता है कि हम कौन सी जगह से हैं। तो एक वोटर कार्ड जब हम बनाते हैं तो हमारी नेटिव प्लेस और वो सारी चीज़ें उसमें मेंशन्ड होती हैं, और फिर जब हम माइग्रेट करते हैं तब हमें वोट कास्ट करने का वहां पर भी अगर हम चाहें तो राइट हम ले सकते हैं, वहां से परमिशन ले सकते हैं इफ वी आर मूविंग इन अ डिस्ट्रिक्ट, अगर हम डिस्ट्रिक्ट में मूव कर रहे हैं तो। क्लियर? तो उससे भी हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं और कंपैरिजन कर सकते हैं। ओके, ओके, एक्चुअली अभी जो भी डेटाज आ रहे हैं ना, हम उन पर एज सच ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि क्या होता है कि अभी पॉलिटिकल पार्टीज अपने हिसाब से भी उनको डेटा को मैनिपुलेट कर रही है। जब तक वो पब्लिश नहीं होगा वी कैन नॉट ट्रस्ट दैट। आज सेंसस तो हमेशा पब्लिश ही होता है, और जब तक डेटा पब्लिश नहीं होता वी कैन नॉट ट्रस्ट दैट। बहुत अभी जैसे आज ही सुबह मैंने न्यूज़पेपर पढ़ा था जिसमें जीडीपी इंक्रीज हो गई है बता रहे हैं, तो बोलने को कुछ भी बोला जा सकता है, पर उसको पब्लिश करो देन वी विल गोइंग टू ट्रस्ट इट, अदरवाइज वी विल नॉट ट्रस्ट इट। और हमारे पास में जो पब्लिश डेटा है वो 2011 का अवेलेबल है, उसके बाद में कोई भी डेटा पब्लिश नहीं है। अब जैसे अगर मुझे एक पॉजिटिव डेटा प्रोवाइड करना है तो मैंने क्या किया, जोधपुर का एक उमेद हॉस्पिटल लिया,
इस उमेद हॉस्पिटल के अंदर जाकर मैंने डिलीवरीज चेक करी, तो क्या सिर्फ सारी डिलीवरीज उमेद हॉस्पिटल में ही हो रही है? और मैंने वहां का डेटा उठाकर उसके बेसिस पर जनरलाइज डेटा प्रोवाइड कर दिया, तो फिर वो सेंसेस नहीं है। और हमने कह दिया कि हमने इतना ग्रो किया है, हमने इतना डेवलप किया है, तो हम उसको नहीं कंसिडर कर सकते। और मैं अगर अभी इस डेटा की भी बात करूं तो ये भी हमारा 10 साल पुराना डेटा है, डे टू डे हर रोज चेंज हो रहा है। तो एज सच तो मतलब ये डेटा अभी अगर हम देखें तो काम का ही नहीं है, बिल्कुल काम का नहीं है, एक्चुअली काम का नहीं है, क्योंकि 2021 में इसको हो जाना चाहिए था। तो इसलिए हम इस पर कोई मतलब किसी भी तरह का बहस वगैरह कुछ भी नहीं कर सकते। हमें बस सिर्फ ये है हमारे पास में, हम इसको पढ़ रहे हैं। और क्योंकि अगर मैं कंपैरेटिव स्टडी भी करूंगी अगर, तो मुझे उसके लिए, अब जैसे मैं रिसर्च कर रही हूँ, पीएचडी कर रही हूँ या कुछ भी कर रही हूँ, तो मुझे खुद जाकर वो डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा अपने लेवल पर, और वो अपना वहाँ पर उसको देना पड़ेगा, क्योंकि मैं 10 साल पुराना डेटा लेकर अपना कुछ भी रिसर्च नहीं कर सकती हूँ पार्ट। इसलिए अभी इसको पैंडेमिक के जस्ट पहले स्टार्ट किया गया था, और मतलब 21 में हमारा डेटा सेंसस होना था, तो जो 21 में ही हमारा पैंडेमिक आ गया था, तो उसके जस्ट पहले अगर हम बात करें तो 20 में गवर्नमेंट ने स्टार्ट कर दिया था डेटास को कलेक्ट करना और थोड़ा बहुत अपने लेवल पर। अब वापस क्योंकि पैंडेमिक आया तो अभी डेटा, वो सारा डेटा भी अब खत्म हो जाएगा, 2 साल पुराना हो गया वो सारा डेटा। अब घर घर जाके उन्हें वापस सारे डेटास कलेक्ट करने पड़ेंगे, और जितने भी गवर्नमेंट टीचर्स और लेक्चरर्स हैं उनके ऊपर ये सारा दामोदार होगा। तो आप ही आएंगे हमारे पास डेटास कलेक्ट करने के लिए। खैर, जो असिस्टेंट प्रोफेसर्स और एसोसिएट प्रोफेसर्स होते हैं उनको एनालिसिस पार्ट में रखा जाता है जनरली, और जो टीचर्स रहते हैं उनको, क्योंकि वो गांव-गांव जाते भी रहते हैं, तो उन लोगों को ही मेनली डेटा कलेक्ट करने के लिए काम बोला जाता है। तो अब आप लोग जब करेंगे तब होगा, और गवर्नमेंट जब आपको बोलेगी तब होगा। तो 23 में है, और उसके लिए सबसे पहले तो हर डिस्ट्रिक्ट वाइज नंबर ऑफ हाउसेस फाइंड आउट करने पड़ेंगे, और फिर उन हाउसेस के बेसिस पर कलेक्शन होगा डेटा का। बहुत बार जो ये सेंसस होता है, हम इस पर भी पूरी तरह से विश्वास नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो ये है एक्चुअल प्रोवाइड कर रहा है, पर स्लम एरियाज भी होते हैं जिनकी काउंटिंग नहीं हो पाती है। व्हेन वी आर कलेक्टिंग डेटा, उस टाइम पीरियड में भी माइग्रेशन होता है, तो वो जो हम एकदम एग्जैक्ट डेटा की बात करते हैं वो नहीं आता है, ये हमेशा अप्रोक्सीमेशन में ही रहता है। क्लियर? और अगले दिन अगर वो कहीं और मिल गया तो वहां पे भी उसका कलेक्शन हो गया है। 12 बजे हमें यदि रास्ते में भी कोई मिल रहा है या कोई सोया हुआ है या उसको चला के उसको भी रिकॉर्ड करना। ओके, अब वैसे या मतलब ऐसा छूटा नहीं था, कम संभावना है छूटने की, जिस हिसाब से उन्होंने ग्रिड बना के किया था मैपिंग की। हाँ बिल्कुल, वो आया था 2019 और 20 के उस टाइम पर कलेक्शन के लिए, तो बिल्कुल था वहाँ पे। और मतलब जब डेटा कलेक्ट होता है ना, तो उसके अंदर भी इस तरीके के क्वेश्चंस और इस तरीके के होते हैं कि वो आपस में क्रॉस चेक भी होते हैं, इसलिए तो मतलब एक ही चीज़ को वो 4 अलग अलग तरीके से भी पूछा जाता है। जैसे इनकम है तो इनकम ग्रेटर देन कितनी है, लेस देन कितनी है, मतलब बहुत सारे अलग अलग तरीके से उनको पूछा जाता है। अब इनकम अगर पर्सन ने अपनी कम भी बता दी तो घर में पूछेंगे फ्रिज है, कूलर है, टीवी है, उससे भी आइडेंटिफाई करते हैं कि लिविंग स्टैंडर्ड क्या है, कितने फ्रिज हैं, कितने एसी हैं, कितने कूलर हैं, कार कौन सी है, कंपनी, मतलब वो सारा आपका कलेक्ट हो रहा होता है वहाँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बिलो पॉवर्टी लाइन है और मकान है बंगला। हाँ बिल्कुल, अभी तो है ये सिचुएशंस। सरपंच हैं और उन्होंने कार्ड बनवा रखा है, बिल्कुल है, सही है, हाँ बिल्कुल। तो बस हम लोग इसको डिस्कस ही कर सकते हैं और कुछ भी नहीं कर सकते हैं इस पर। चलिए, पॉपुलेशन डेंसिटी जो है गवर्नमेंट की, इंडिया की 382, जिसमें बिहार की सबसे ज़्यादा है, वेस्ट बंगाल और केरला उसके बाद में आते हैं। बॉटम 3 स्टेट्स में अरुणाचल प्रदेश एंड मिजोरम एंड जम्मू एंड कश्मीर। टॉप 2 डिस्ट्रिक्ट्स नॉर्थ ईस्ट एंड चेन्नई। बॉटम 2 डिस्ट्रिक्ट्स दबंग वैली एंड सांबा। सेक्स रेशियो जो है वो 940 है ओवरऑल अगर हम देखें तो, जिसमें केरला का, तमिलनाडु का और आंध्र प्रदेश का अच्छा है, जबकि बॉटम 3 स्टेट्स में हरियाणा, जम्मू कश्मीर एंड सिक्किम, राजस्थान नहीं है इसमें नाम। This is the highest sex ratio recorded since census 1971. Top districts Mahe and Almora. Bottom 2 districts Daman and Leh. क्या हुआ?
चलिए, फर्टिलिटी रेट 2.3। बिहार, यूपी, मेघालय टॉप 3 स्टेट्स में है। बॉटम 3 स्टेट्स में सिक्किम, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु आ जाते हैं। वर्क पार्टिसिपेशन रेट, वर्क पार्टिसिपेशन रेट पता है? मेल और फीमेल के नहीं, ये तो हम आगे डिवाइड कर रहे हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्क पार्टिसिपेशन रेट? कितने पॉपुलेशन में कितने लोग? बिल्कुल, एम्प्लॉयड अपॉन टोटल पॉपुलेशन, तो वो वर्क पार्टिसिपेशन। एंड लेबर फोर्स, नहीं, ये एक डिफरेंस जो है वो बता देती हूँ। लेबर फोर्स, अवेलेबल पर्सन्स टू बी एम्प्लॉयड, ठीक है। जैसे अगर हम पॉपुलेशन को डिवाइड करते हैं तो पॉपुलेशन को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एबल पर्सन्स, अनेबल पर्सन्स। अगेन एबल पर्सन्स को फिर से हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, दोज पर्सन्स हु कैन वर्क एंड हु वांट्स टू वर्क। और दूसरा हम ये बोल रहे हैं कि वो पर्सन्स आ जाएंगे, एबल तो हैं पर दे डोंट वांट टू वर्क। जैसे हम साधु संत के बारे में बात करते हैं, एबल होते हैं पर वो काम नहीं करना चाहते हैं। बहुत सारे अमीर लोग हैं जो माँ बाप बहुत पैसा छोड़ के गए हैं तो काम नहीं करना चाहते हैं। एक पर्सन लेजीनेस के कारण भी काम नहीं करना चाहता है। जैसे हम जो पुअर और ये जो बैगर्स के बारे में बात करते हैं, बिकॉज ऑफ लेजीनेस दे आर नॉट वर्किंग। एक्चुअली बहुत आसानी से मांगने पर अगर मेरे को 10 रुपए मिल रहे हैं तो क्यों मैं काम करूंगा? तो ये 3 रीजंस हैं और इनको हम अनएम्प्लॉयमेंट में कंसिडर नहीं करते हैं, ठीक है। इनके अलावा जो भी एबल पर्सन्स हैं, दे आर ऑल द पार्ट ऑफ लेबर फोर्स, वो सारे लेबर फोर्स का पार्ट है। एंड वर्क फोर्स इज द पार्ट ऑफ लेबर फोर्स। तो वर्क पार्टिसिपेशन रेशियो का मतलब हो गया दोज हु आर एम्प्लॉयड, जो एम्प्लॉयड हैं। अनएम्प्लॉयड प्लस वर्क पार्टिसिपेशन रेशियो मिलकर आपका लेबर फोर्स बनेगा, क्लियर। और अनएम्प्लॉयड में वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट को भी इंक्लूड नहीं किया जाता है, एंड दोज हु आर नॉट केपेबल ऑफ डूइंग जॉब वो भी इंक्लूडेड नहीं होते हैं। मेंटली एंड फिजिकली जो वीक हैं उन पर्सन्स को हम इनमें इंक्लूड नहीं करते हैं। ओल्ड एज पर्सन्स को इंक्लूड नहीं करते हैं। चिल्ड्रंस बिलो द एज ऑफ 14 उनको इंक्लूड नहीं करते हैं। फिर ट्राइब्स, 550 ट्राइब्स हैं, 8.2% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, 10 मिलियन पॉपुलेशन। पॉपुलेशन वाइज एमपी 1.5 है, महाराष्ट्र 1 मिलियन है, गुजरात 0.89 मिलियन है। ट्राइबल डेंसिटी वाइज है मिजोरम, नागालैंड एंड मेघालय। पॉपुलेशन वाइज पंजाब 0, हरियाणा 0, कोई ट्राइब एरिया नहीं है वहाँ पर। गोवा में 32,000। ट्राइबल डेंसिटी वाइज पंजाब 0, हरियाणा 0। स्टेट एरिया 32.87 लाख किलोमीटर स्क्वायर। राजस्थान का सबसे बड़ा है, ये हमें पता ही है हमेशा से ही। मध्य प्रदेश उसके बाद में आता है और महाराष्ट्र उसके बाद। क्या हो गया? किसके बाद? पहले कह रहे हैं हमेशा से नहीं, पहले यूपी था, यूपी डिवाइड होने के बाद राजस्थान। ओके, मतलब एरिया वाइज पहले यूपी था मैम। ओके ओके फाइन, मैंने अपने टाइम पीरियड से राजस्थान ही पढ़ा है। बॉटम 3 स्टेट्स गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा, ये 3 है। अर्बनाइजेशन, महाराष्ट्र हैज हाईएस्ट नंबर ऑफ सिटीज, 18 इन नंबर। गोवा, मिजोरम, तमिलनाडु टॉप 3 स्टेट्स हैं अर्बनाइजेशन की कैटेगरी में। बॉटम 3 स्टेट्स हैं हिमाचल प्रदेश, बिहार एंड आसाम। देन स्लम एरिया जो है वो है ऑब्वियस है, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा स्लम एरिया होंगे। 6.5 मिलियन टोटल पॉपुलेशन, महाराष्ट्र में 1.1 मिलियन पॉपुलेशन जो है वो स्लम है। आंध्र प्रदेश सेकेंड नंबर पे आता है और थर्ड नंबर पे तमिलनाडु आता है। अगर इस डेटा में अपने को कोई भी डिस्क्रिपेंसीज हैं तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ये पब्लिश डेटा में से उठाया हुआ है, मैंने अपनी तरफ से कुछ भी नहीं दिया है, ठीक है। तो मतलब मेरे पास में जो डेटा सेंसस ऑफ इंडिया 2011 से ही निकाला हुआ है ये सारा डेटा, तो वहीं का है। अरुणाचल प्रदेश 15,000 वहाँ का है, स्लम एरिया है, स्लम्स हैं। गोवा सेकेंड नंबर पर आता है और सिक्किम थर्ड नंबर पर आता है। चाइल्ड सेक्स रेशियो 914, फीमेल पर 1000 मेल इन द एज ग्रुप ऑफ 0 to 6, 6 साल से छोटे बच्चों के बारे में है। मिजोरम टॉप 3 स्टेट्स में है, मेघालय एंड देन छत्तीसगढ़।
बॉटम 3 स्टेट्स में हरियाणा, पंजाब एंड जम्मू कश्मीर। अदर फैक्ट्स, नो स्टेट इन इंडिया दैट क्रॉसेस 1000 फीमेल पर 1000 मेल इन द एज ग्रुप ऑफ 6 years तक। द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 0 to 6 इज 158.8 millions। ये टोटल बच्चे हैं उस टाइम पीरियड के। द चाइल्ड सेक्स रेशियो एट इंडिया 914 इज लोएस्ट सिंस इंडिपेंडेंस। फिर द प्रपोर्शन ऑफ चाइल्ड पॉपुलेशन इन द एज ग्रुप 0.6 13.10%। मेघालय, बिहार, जम्मू कश्मीर का हमारे पास में इंफॉर्मेशन है, यहाँ पर 18.8% है, बिहार का 17.9% है, जम्मू एंड कश्मीर का 16% है, तमिलनाडु का 9.6% है, गोवा 9.6% है, केरला 10% है। हो रहा है ना, बोरिंग हो रहा है पर यही है आपका टॉपिक, कुछ नहीं कर सकते हम इसमें। पर कैपिटा नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोड्यूस एट करंट प्राइसेस 60,972 रुपीज़, जो पर कैपिटा इनकम बता रहे हैं। पर कैपिटा नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है, गोवा, हरियाणा, तमिलनाडु, बिहार, यूपी, झारखंड। टॉप 3 के बारे में बात करें तो गोवा, हरियाणा, तमिलनाडु। बॉटम 3 स्टेट्स के बारे में बात करें तो बिहार, यूपी, झारखंड। देन परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन 29.8%, बिहार, छत्तीसगढ़, मणिपुर, गोवा, जम्मू कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश। हाँ जी, पॉवर्टी लाइन कैसे डिफाइन करते हैं अपन? पॉवर्टी लाइन बिल्कुल, इनकम इससे कम, मतलब कम किस लाइन स्टैट्स को आप? हाँ समझ में आ गया, बिल्कुल मेरे को समझ में आ गया। 3 बेसिस पर हम इस लाइन को डिफाइन करते हैं, एक तो कंजम्पशन बेसिस, एक इनकम बेसिस और एक एक्सपेंडिचर बेसिस। इनकम और एक्सपेंडिचर अभी तक रिवाइज नहीं हुए हैं। मतलब एक टाइम पीरियड था जिसमें ये कहा गया था कि अगर एक पर्सन 70 रुपीज़ पर मंथ अर्न करता है और 4 पर्सन्स उसकी फैमिली में हैं तो वो बिलो पॉवर्टी लाइन नहीं आएगा। क्या आज की डेट में हम इसको मान सकते हैं? नहीं मान सकते हैं। पूरे महीने के 70 रुपये, एक टाइम का खाना भी नहीं आएगा एक पर्सन का भी, है ना। तो इसीलिए हमने इनकम और एक्सपेंडिचर को इस क्राइटेरिया से दूर कर दिया है। थर्ड नंबर पर जो हमारा क्राइटेरिया है दैट इज कंजम्पशन क्राइटेरिया। तो इस कंजम्पशन के बेसिस पर यह कहा जाता है कि अगर एक पर्सन को 2400 कैलोरीज इन अ रूरल एरिया वो कंज्यूम कर रहा है एंड 2300 कैलोरीज इन अ अर्बन एरिया अगर वो कंज्यूम कर रहा है तो वो बिलो पॉवर्टी लाइन नहीं होगा। आया समझ में? तो कैलोरी कंजम्पशन के बेसिस पर अब बिलो पॉवर्टी लाइन डिसाइड किया जाता है। कैलोरी कंजम्पशन, आप क्या खाना खा रहे हो और उस खाने में न्यूट्रिशंस कितने हैं। सभी से क्वेरी करते हैं। ये स्टेट्स कैसे कलेक्ट किया जाएगा? घर डोर टू डोर जाके पूछा जाएगा कि आपने क्या खाया है? देखिए तो एकदम क्लियर होता है, वो क्लियर बता देते हैं कि हम ये खा रहे हैं, यहाँ तो खा के भी मना कर देते हैं। आप एक्चुअली ना ये, हाँ हम इस पर बात कर सकते हैं, पर फिर भी जब हम हेल्थ चेकअप करवाने के लिए जाते हैं, अगर आप ध्यान देंगे ना तो जैसे फीमेल्स का हेल्थ चेकअप कंपैरेटिवली कम होता है, इसीलिए कंपल्सरी है कि एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी उसको लेडी को अपना पूरा चेकअप करवाना पड़ता है और उस टाइम पर उसकी हर चीज़ चेक होती है। मतलब इवन HIV भी चेक होता है, ब्लड प्रेशर भी चेक होता है, वो हेल्थ डाटा वहाँ से लिया जाता है। समझ में आ रही है बात? इसी तरीके से एट द टाइम ऑफ बर्थ, मतलब ये 3 टाइम ऐसे होते हैं कि पर्सन हॉस्पिटल जाएगा ही जाएगा हर हालत में। तो एट द टाइम ऑफ बर्थ भी उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ एक बार चेक कर ली जाती हैं। मतलब जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो उसका पूरा चेकअप हो जाता है और पता चल जाता है जो भी माँ ने खाया है वही वहाँ तक पहुँचने वाला है, तो उससे भी यहाँ पर चेकअप होता है और उसी से न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ हमें पता चलती हैं। और बाकी तो हमारा सेंसस हमें इन्फॉर्मेशन देता ही है। जैसे कुपोषित बच्चे कैलोरी तो डेली खा रहा है, बर्न कर रहा है, वापस खा रहा है, बर्न कर रहा है। डिफॉर्मेशन भी होता है कई बच्चों। डेली बेसिस पे कैसे पता करेंगे? क्या चीज़? डेटा कैसे उठाएंगे? इसमें 2400 कैलोरीज बता रहे ना। ये एक एवरेज है, ये एक एवरेज है, स्टैंडर्ड बना हुआ है। अब जैसे मैं अपनी बात करूं या अपन लोगों में से किसी की भी बात करूं, तो अगर हम 1200 कैलोरीज खाएंगे तो देन वी विल गोइंग टू रिमेन फिट।
अगर हम 1200 कैलोरी हम खा रहे हैं तो हम फिट रहेंगे, और वहीं पर अगर मैं एक मजदूर लेबर क्लास की बात करूं तो उसको 2600 से 3000 कैलोरी खानी पड़ेगी तब वो फिट होगा। कुपोषण की जो है गरीबी की बात कर रहे हैं, तो पॉवर्टी 2400, अब गरीब है कोई मांग के खा गया तो अमीर थोड़ी हो गया, मतलब 2400 तो कैसे भी उसने कंज्यूम कर ली, कैसे भी कंज्यूम। तो हमने उसको बिलो पॉवर्टी लाइन में, जैसे मैंने इनकम और एक्सपेंडिचर पर अगर, और इनकम और एक्सपेंडिचर का डेटा अभी हमारे पास में, मैं आपको बता रही हूँ कि 70 रुपीज़ अगर इनकम है तो 70 रुपीज़ इनकम अगर किसी की भी नहीं है, मतलब 70 रुपीज़ से कम अगर इनकम है पर मंथ, एंड द पर मंथ 70 रुपीज़ पर डे नहीं है, पर मंथ है 70 रुपये एक महीना 4 लोगों की फैमिली में। पॉवर्टी की लाइन में नहीं है फिर तो मैडम। हाँ वही तो मैं कह रही हूँ, तो ये रिवाइज्ड हुआ ही नहीं है। मैंने सबसे पहले ही यही बात बोली थी कि ये डेटा रिवाइज ही नहीं हुआ है। इस वर्ल्ड बैंक का डेटा है $1.5 जो पर डे। अब यहाँ पे भी अगेन कंट्रोवर्सी आएगी कि डॉलर तो हर रोज प्राइस चेंज कर रहा है, फ्लक्चुएशंस हो रही है। मैंने आज सामान खरीदा तो मेरा $1.5 से कम हो गया, मैंने कल सामान खरीदा तो $1.5 से ज़्यादा है। तो हम इस तरीके से तो यहाँ पे नहीं बात कर सकते ना। इकोनॉमिक्स इज ऑल बेस्ड ऑन सम अजम्पशंस। हम कुछ पॉइंट्स को, कुछ टाइम पीरियड को स्टैटिक मानकर चलते हैं। है ये पब्लिक भी तो गवर्नमेंट को डार्क में रख रही है। बिलो पॉवर्टी लाइन, इतना बड़ा बंगला, झूमर लगा हुआ है ₹1,00,000 का, और बिलो पॉवर्टी लाइन है पर्सन। पहले तो खाएगा तभी झूमर लगाएगा वो। तो पब्लिक जब डार्क में रख रही है, गवर्नमेंट भी डार्क में रख रही है, दोनों ही एक दूसरे को डार्क में रख रहे हैं। हाँ कहाँ पे आया ये डेटा? हाँ जी, और नेट का आप सोर्स बताएं। देखिए मतलब मैं जो यहाँ पर बात कर रही हूँ ना, मैं सेंसेस ऑफ गवर्नमेंट की बात कर रही हूँ। उन्होंने जो पब्लिश किया मैं उसके बारे में बात कर रही हूँ। हम डेली बेसिस पर मैं जितने डेटा निकालूंगी मुझे उतने डेटा मिल जाएंगे। तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दोज डेटाज, ठीक है। रिवाइज नहीं हुआ है। 112 रुपए रिवाइज हुआ था एक बार, पर अगेन उसको भी मतलब रिवाइज किया पर उसको अप्लाई नहीं किया। अभी जैसे अभी बिलो पॉवर्टी लाइन का कार्ड कोई भी पर्सन बनवा देता है, कोई रीजन है क्या उसके पीछे? कुछ कहीं है? कुछ भी नहीं है। बिलो पॉवर्टी लाइन, आज मेरी गवर्नमेंट है, मैं गवर्नमेंट का वोट बैंक हूँ, मेरा बिलो पॉवर्टी लाइन बहुत आराम से बन जाएगा कार्ड, और अगर मैं उनका वोट बैंक नहीं हूँ तो नहीं बनेगा। सोर्स बताइए आप मुझे। देखिए सुरेश तेंदुलकर कमेटी ने इसको कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला दिया है। वो फॉर्मूला मैंने मेरे 10 लोगों पर अप्लाई कर दिया और मैंने कह दिया सुरेश तेंदुलकर कमेटी के हिसाब से हम इस डेटा को ले रहे हैं। उन्होंने एक फॉर्मूला दिया है इसको कैलकुलेट करने का। कह कौन रहा है? मेरी बात यह है, सोर्स क्या है आपके पास में? जो आप सोर्स, जिस सोर्स से आप मुझे ये डेटा बता रहे हैं, मैं उस सोर्स की बात कर रही हूँ। और मैं जो आपको सोर्स दे रही हूँ, मैं अभी आपको बता सकती हूँ कि 512 रुपये जो कमाने वाला पर्सन है, एक थीसिस में ऐसा भी मेंशन्ड है कि 512 रुपीज़ अगर पर्सन कमा रहा है, अर्न कर रहा है पर मंथ, तो हम उसे BPL नहीं मानेंगे पर पर्सन। एक पर्सन अगर 512 रुपये पर मंथ अर्न कर रहा है। आज भी हम लोग गवर्नमेंट सर्वेंट जो हैं, अगर हमारे पेरेंट्स की जो ईयरली इनकम है शायद 24,000 है, उससे ऊपर है तो हम पे डिपेंडेंट नहीं है, ऐसा कुछ है। अगर हमारे पेरेंट्स की इनकम सालाना 20,000 रुपये है तो वो हम पे डिपेंडेंट नहीं माने जाएंगे। बिल्कुल। अभी इसी में डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट की मैं अगर बात करूं तो 25 इयर्स का अगर लड़का हो चुका है, चाहे वो कमाए या नहीं कमाए, वो इंडिपेंडेंट ही कंसिडर किया जाएगा, उसको डिपेंडेंट मानेंगे ही नहीं। अगर 25 साल से ऊपर का लड़का है, पर 25 साल से ऊपर की लड़की डिपेंडेंट मानी जाएगी जब तक शादी नहीं होती। हाँ लड़के केस में मैरिड है। हाँ बिल्कुल, मैरिड भी है उसमें, तो वो है। और ये अगेन ये सब चीज़ें स्टेट वाइज और उनके हिसाब से चेंज भी हो रही हैं। हर पॉलिटिकल पार्टी अपने हिसाब से
वहाँ पे रूल अप्लाई कर रही है। तो इसीलिए जब तक वो पूरा पब्लिश नहीं हो जाता है, पूरे इंडिया पर एक जैसा अप्लाई नहीं हो जाता है, तब तक हम उसके बारे में बात नहीं कर सकते हैं। बाकी हमें बहुत डेटा मिलेगा, गूगल पर जाएंगे तो गूगल आजकल देवता है, सब अवेलेबल है वहाँ पर, सब बताते हैं। इसलिए तो मतलब ऐसा अगर मैं बोलूँगी तो ये सारा बकवास ही है हम जो आज डिस्कस करने वाले हैं, पर हमारे टॉपिक यही है तो हमें ये डिस्कस तो करना ही पड़ेगा। हम पुराना ही पढ़ते हैं, आज तक हम पुराना ही पढ़ते आ रहे हैं और उस पुराने की वैल्यू भी नहीं करते हैं। पर क्या 2011 से लेकर हमने 2021 तक कोई चेंज नहीं किया? तो ये रियलिटी कितनी पुरानी रियलिटी है, और वो रियलिटी हमें एक्चुअली हम यही कह रहे हैं। आपने कह दिया अगर आप छोटे बच्चे हैं तो मान लिए, और अगर थोड़ा सा एनालिसिस कर लिया तो डिस्कस हो गया, बाकी है तो एक्चुअल तो नहीं है, देखा जाए आज की डेट पर। हम तो इसी को एक्चुअल मानेंगे क्योंकि पब्लिश्ड बाय अ अथॉरिटी एंड जिस पर हमें ट्रस्ट करना है। या तो मैं खुद घर घर जाऊं एक एक और डेटा कलेक्ट करूं जिसमें मेरे 4 जन्म निकल जाएंगे। आई थिंक एक रेफरेंस लाइन मिल जाती है किसी कोई कुछ करने के लिए, रेफरेंस बेस मिल, हाँ, और गवर्नमेंट को भी अपनी पॉलिसीज फ्रेम करने के लिए एक बेस मिल जाता है। अब जैसे अगर हम बात करें तो एक्चुअल मनी से ज़्यादा जो रियल मनी है उससे ज़्यादा ब्लैक मनी मूव कर रहा है मार्केट के अंदर, क्या उसका डेटा है हमारे पास में? आ भी नहीं सकता वो डेटा, क्योंकि मतलब मूवीज़ भी बनती है ना, जैसे रेड मूवी वगैरह जो हैं, आप लोगों ने भी देखी होंगी उन मूवीज़ को, तो उनमें भी दिखाते हैं कि नेताओं के घरों में इतना ब्लैक मनी पड़ा हुआ है, तो फिर मनी की वैल्यू भी वहीं से डाउन हो रही है। सारे फैक्टर्स हैं और इंडिया बस हम केवल बैठकर चर्चा कर सकते हैं। देखिए इसमें जो पावर्टी की जो डिफाइन किया है, ये स्टेट ट्रिब्यूनल कमेटी की रिपोर्ट पे किया हुआ है। ये मिनिस्ट्री जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डिपार्टमेंट है उसकी रिपोर्ट में पढ़ रहा हूँ। ओके वो कर रहा है, ओके वही है 27 और 33। ओके फाइन। उसके बाद श्री रंगराजन की कमेटी बनी है, वो इसको 45 रुपये पर डे ये होता है। ओके थैंक यू। ट्रिब्यूनल कमेटी को बेस लाइन मान के 2011 में ये बीपीएल है इसको डिसाइड किया। पर डे 45 रुपये क्या 45 रुपये पर रूरल एरिया 27 रुपये पर डे कमाता है तो कमाता वो पॉवर्टी लाइन पर पर्सन? एक आदमी, ओके एक आदमी। हाँ तो 8 रुपये का इतना रसोई में खाना खा लेगा सुबह का आदमी। तो फिर डेली वेजेस के बेसिस पर जो मनरेगा चल रहा है वो 100 रुपीज़ क्यों प्रोवाइड कर रहा है? 100 नहीं है, 100 डेज का है। 100 डेज का है और पर डे 300 है। वो अभी इंक्रीज हुआ है, जब पहले स्टार्ट किया था। सेमी स्किल्ड स्किल्ड ठीक अलग है मैडम, अगर ये मनरेगा नहीं होता ना तो जनता बहुत परेशान होगी, चाहे वो कोविड हो। हाँ पर गाँव की जनता को काफ़ी रिलैक्स ये है। अच्छा है। एक तो फ्री अनाज से और एक ही नहीं, फ्री अनाज तो अलग चीज है, मनरेगा में थोड़ा थोड़ा काम भी हाँ तो कैश में मनी फ्लो हो रहा है सस्ती उसमें। में। मनी फ्लो हो रहा है, काम भी है, कैश उसका कैश आ रहा है। नेगेटिव फील नहीं करता। अदरवाइज तो कोई काम नहीं होगा तो वो बेकार, दिमाग में उल्टा ही चलेगा। घर बैठे पैसे दो, किसी को खराब ही करेगा। इसकी बजाय अगर कुछ काम ले लो उसका भी अच्छा है, समाज का भी भला। सही है। आगे भी करूं? फाइन। चलिए वैसे मेरे पास में और भी था पर इट्स ओके अगर ठीक रहेगा वो। नहीं मतलब इससे रिलेटेड यही है कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ हुई है वो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। हाँ फोल्डर कौन सा है ये? लोकल में
मेरे ख्याल से डेस्कटॉप पे ही था, आकांक्षा मैम के नाम से, है ना? ये है, उसको हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। सबसे पहला जो फेज था वो 1891 से 1921 का था। इस टाइम पर पॉपुलेशन बिल्कुल स्लो थी क्योंकि डेथ रेट ज़्यादा थी इन कंपैरिजन टू बर्थ रेट्स, और नेचुरल कैलेमिटीज़ के कारण नहीं था, उस समय पैंडमिक्स ज़्यादा थे, इसके कारण ऐसा था। सेकेंड फेज जो हमारा आ जाता है वो स्टेडी ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन पीरियड आ जाता है, जहाँ पे डेथ रेट वाज इक्वल टू समवॉट बर्थ रेट, जितना बर्थ रेट था उतना ही डेथ रेट था, इसलिए वो स्टेडी टाइम पीरियड कहलाता है। कांस्टेंट इंक्रीज था पॉपुलेशन में। फोर्थ जो है थर्ड पीरियड जो था ये 1951 से 1981, ये पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, इसी को हम बोलते हैं जनसंख्या विस्फोट, कि जो मेजर ड्रास्टिक जो जनसंख्या हमारे यहाँ पे बढ़ी थी, पॉपुलेशन बढ़ी थी, वो इस ड्यूरेशन में बढ़ी थी 1951 टू 1981। अगर हम कुछ बोलना था किसी को, तो यही वो टाइम पीरियड है जिसमें सबसे ज़्यादा तेज़ी से पॉपुलेशन ग्रो हुई थी, और इसके पीछे रीज़न ये था कि बर्थ रेट्स तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और मेडिकल फैसिलिटीज़ डेवलप होने के कारण डेथ रेट्स कंट्रोल्ड हो चुकी थी। और फोर्थ फेज जो है वो अभी भी इसी तरीके से चल रहा है, पीरियड ऑफ हाई ग्रोथ 1981 ऑनवर्ड्स, अभी तक पॉपुलेशन तेज़ी से बढ़ती जा रही है। बस मेनली मुझे यही इसमें डिस्कस करना था, बाकी सारा यही जो पोर्शन है वही इसमें आगे दिया हुआ है। जो भी मान लीजिए, उससे पहले ज़्यादा था या अभी ज़्यादा? 19 आज से 100 साल पहले ज़्यादा डिलीवरी के टाइम बच्चे मरते थे या अभी? पहले अब अभी तो बहुत कम हो गया। पहले ज़्यादा ही था। पहले पॉपुलेशन बढ़ने का और डबल रीजन था, एक तो वो अपने आप होता था, पॉपुलेशन बढ़ती है, इसका एक ही रीजन नहीं 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 बिल्कुल नहीं, ये इट इज़ सिंगल फैक्टर। माइग्रेशन इज ऑल्सो देयर, माइग्रेशन भी यहाँ पर एक फैक्टर है। फिर हम यहाँ पर ये भी बोलते हैं इंट्रूशन इज ऑल्सो अ फैक्टर। जैसे अभी अगर हम लोग बात करें तो बांग्लादेशी यहाँ पर आए, तो दिस इज ऑल्सो अ रीजन ऑफ इंक्रीज इन पॉपुलेशन। They are not the citizen of India, but politicians are providing them citizenship of India. कितने जाएंगे इंडिया से बाहर, but they are not provided citizenship of that place. वो वहाँ की citizenship उनको नहीं प्रोवाइड करते हैं, उन्हें हर 1 साल में अपने घर एक बार लौटना ही पड़ता है, उनको कोई राइट्स नहीं होते हैं वहाँ पर किसी भी तरह का। इवन दे कांट इवन परचेज प्रॉपर्टी ओवर आउटसाइड इंडिया, वो आउटसाइड इंडिया प्रॉपर्टी भी नहीं परचेज कर सकते हैं जब तक उनके पास ग्रीन कार्ड या ना हो वहाँ की। हाँ, अलग अलग कंट्री के अपने रूल्स एंड रेगुलेशन से अपना अलग अलग है, तो हम सिर्फ बर्थ रेट को एक फैक्टर नहीं बोल सकते हैं। हमारे इंडिया का बढ़ने के पीछे मेन रीज़न जो है वो इंट्रूशन है, जो इलीगल तरीके से जो लोग हमारी कंट्री में एंटर कर जाते हैं और हम उनको यहाँ पे स्पेस प्रोवाइड कर देते हैं। दिस इज़ द मेन रीज़न। आपातकालीन जो भी परिस्थिति आती थी पहले तो वो ओवरकम नहीं हो पाते थे, बहुत ज़्यादा डेथ होती थी। अब आज तो मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल होने के कारण डेथ कम ही होती है, कोई भी महामारी आए या कुछ भी। बाहर से जो आ रहे हैं 5 से 10% होंगे जो आ रहे हैं, वो 5 से 10% के 5 साल के अंदर 20 से 25% हो जाते हैं। तो बर्थ रेट उन लोगों की ज़्यादा है एज कंपेरिजन टू यहाँ के जो सिटीजन्स हैं उनके कंपैरिजन में, अगर हम बात करें यहाँ पर क्लियर लेवल पर। मैडम, बिहार की जो बर्थ रेट है वो केरल से बार अहेड है, उसका क्या कारण है? क्या कारण है? इकोनॉमिक एडवांसमेंट जिस कंट्री में होगा ना, ऑटोमेटिकली फर्टिलिटी रेट नीचे जाएगी। लोग बोलते हैं एजुकेशन के ऊपर लेके आओ, अमीर आदमी के पास में ज़्यादा बच्चे नहीं मिलते, चाहे वो अनपढ़ ही हो जाए। आज की डेट एजुकेशन मान सकते हैं, जैसे लोगों के पास थोड़ा बहुत पैसे जाते हैं ना, तो वो आदमी कम चाहता है बच्चे हो। देखिए, जब हम यहाँ पर बात करेंगे कि मतलब अलग अलग व्यूज़ हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं, पर मैं आपके साथ में जो बात डिस्कस करूँगी वो इकोनॉमिक्स के बेसिस पर डिस्कस करूँगी। क्लियर? तो इकोनॉमिक्स जो है वो पॉपुलेशन राइज के बहुत सारे रीजंस बताता है, जिसमें से माइग्रेशन, बर्थ रेट, इंट्रूशन, ये सब तो हमने बोला ही। अर्ली मैरिजेस, ये भी उसका एक रीज़न है, अर्ली मैरिजेस हो रही हैं। फिर एक कहीं जो हमारी इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट है
ये भी उसमें आता है कि 1 साल से छोटे बच्चे बहुत जल्दी मर जाते हैं, तो इस चक्कर में कि कहीं बेटा मर ना जाए, बच्चा मर ना जाए, दे जस्ट कीप ऑन गोइंग फॉर दैट। फिर दूसरा, भगवान का प्रसाद भी मान लेते हैं, मतलब रिलीजियस बिलीफ है एक, तो दिस इज ऑल्सो रीजन फॉर दैट। तो हम पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए हम ये नहीं कह सकते कि इस पर्टिकुलर स्टेट में है, या जो अमीर लोग हैं वो कंट्रोल कर रहे हैं, या जो गरीब लोग हैं वो कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, तो ये कोई फैक्टर नहीं है। मुझे 4 बच्चे चाहिए, आई विल गोइंग टू गो फॉर दैट, चाहे फिर मुझे गवर्नमेंट जॉब मिले ना मिले, कुछ भी उसके पीछे रीजन नहीं है। फीमेल फीटिसाइड करते हैं जो भ्रूण हत्या, वो अब गरीब लोग करते हैं। गॉट माई पॉइंट। बिल्कुल 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 बिल्कुल। और दिस इज द रीजन ऑफ इनफर्टिलिटी इन रिच क्लास, दिस इज ऑल्सो अ रीजन ऑफ इनफर्टिलिटी अमंग रिच क्लासेस, और इसीलिए वहां पे पॉपुलेशन कम भी हो रही है। दिस इज ऑल्सो रीजन फॉर दैट, क्योंकि खर्च कौन करेगा आज पैसा? जिसके पास पैसा होगा वही खर्च करेगा। गरीब के पास में पैसा ही नहीं है, ना वो अबॉर्शन करवाने के लिए खर्चा कर सकता है, ना वो उसको पॉपुलेशन कंट्रोल करने के इक्विपमेंट्स के लिए खर्चा कर सकता है, तो वो खर्च ही नहीं कर सकता है, वो क्या करेगा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। माल्थस की जब पॉपुलेशन थ्योरी थी तो उसके बाद में वापस उनकी थ्योरी थोड़ी डिप्रेशन वाली थ्योरी थी, तो उसके बाद में जो थ्योरी आई थी वो यही थी कि पर्सन जो है वो 1 मुंह लेकर, पर मतलब कंजम्पशन के लिए 1 एरिया है, पर प्रोडक्शन के लिए 2 हाथ लेकर पैदा हो रहा है, और गरीब लोग इसी को फॉलो करते हैं। कईयों के घर की कंपनी होती है, उसमें लेबर भी वही है, मैनेजर भी वही है, या फिर एक कंपनी के से मिला था, उसमें चाचा भतीजा और फिर उनका वो जो पूरा स्टेट परिवार का, पूरी कंपनी में बाहर का एक भी आदमी, हिंदू फैमिली हम यहाँ पे बोलते हैं उनको, हाँ HUF, बिल्कुल। हाँ, और कुछ बोलना है, पूछना है? चलिए, ओके फाइन।